चलिए आज शुरू करते हैं 6 दिसंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, 41 नंबर का पेपर है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लो। और लगभग सभी पेपर धीरे धीरे होने वाले हैं। आज 41 हो गए हैं, 63 सेट हैं, तो आप लोग जोड़ सकते हैं कि कम से कम 22 सेट बच रहे हैं, वो भी जल्दी से करवा देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो सबसे पहले आया सिंप्लीफिकेशन का सवाल। सबसे पहले ब्रैकेट पे धावा बोल दें, तो यहाँ से आ गया -2, फिर ऑफ के ऊपर बोलते हैं 24 आ गया, यहाँ से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो बचा क्या है, 24 नहीं करेंगे, पहले डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, माइनस गुणे में -2 +2 गुणे में 3/2 हो गया। तो यहाँ से करेंगे, ये 4 था, 4 छंग 24, ये 24 से 24 कट गया बिल्कुल, ये कट गया बिल्कुल, तो 1 + 6 प्लस का 2 4, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 3, यानी 6 4 10 3 13 1 14 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 820 हो जाती है और 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो 9 वर्ष बाद संचित ब्याज कितना होगा। देखो सिंपल सी बात ये है कि 4 वर्ष में हो जाती है 8 9 4, 3 वर्ष में हो जाती है 8 2 0, तो डिफरेंस करेंगे, 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 9 से 2 गया 7 हो गया, तो 9 साल का निकाल ले, 9 चौक 36 गुणा 9 करना पड़ेगा, 9 चौक 36 हासिल लगाती 9 7 63 और 3 66, यानी 666 आंसर आ जाए। अगला सवाल, 1 विलयन ए में अम्ल और जल का अनुपात 1:5 है, बी में अम्ल और जल का अनुपात इतना है, यदि दोनों विलयनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या है। देखो सबसे पहले बात, ए को पकड़ते हैं 1:5, ठीक है, बी को पकड़ते हैं 2:7। समान मात्रा बोला तो देखो यहाँ से रेशियो पहले बराबर करेंगे, 5 1 6 और 7 2 9, इसमें 2 का गुणा कर लें, इसमें 3 का गुणा कर लें, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, 3 एकम 3 5 3 15 हो गया, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 हो गया। तो देखो यहाँ से 4 3 7 हो गया, 15 और 24 29 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 7:29। अगला सवाल करते हैं, दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर x के 25% के बराबर है। देखो दो संख्याएं थी, x और y का अंतर x के 25% के बराबर है। ठीक है, y का मान 15 है तो x का मान क्या होगा, देखो x - 15 बराबर 25 चौकू 100 लिख सकते हैं, यानी कि इधर ऊपर गुणा करते तो 4x 15 चौकू 60 बराबर x हो जाता, इधर आ जाएगा तो 3x बराबर 60 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हमने इसमें बताया हुआ है कि इसका इसके साथ गुणा करते हैं और पास वाले से पास वाले का गुणा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखो क्या करना है, यहाँ से लिख सकते हैं 3y प्लस का 2x अपॉन 3y माइनस का 2x बराबर 3/1 हो गया। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें, यानी कि 3y अपॉन 2x बराबर हो जाएगा 3 1 4 और 3 से 1 गया 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, y अपॉन x आ कितना गया 4/3 आ गया। समझ में आ गई। तो देखो x वाले कौन कौन से थे, ये था तो 3 त्रिका 9, यहाँ से करेंगे 3 त्रिका 9, प्लस y वाला हो गया 4 चौकू 16 माइनस का 4 हो गया, तो 9 15 हो गया, 9 से 4 गया 5 हो गया, 5 एकम 5 5 25 5:1 आंसर आ गया। देखो सरल है ना, कंपोनेंटो डिविडेंडो सभी को पता है ना, जैसे a अपॉन बी, a प्लस बी ए माइनस बी अपॉन सी अपॉन डी लिखा हो, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस का a माइनस बी अपॉन एक बार घटा देंगे, माइनस का a प्लस का b c प्लस डी और c माइनस डी, तो यहाँ से b से b कट जाता है, a से a कट जाता है, तो 2a आएगा ऊपर, 2 से 2 नीचे वाले से कट जाएगा, यानी a अपॉन बी बराबर क्या हो गया c प्लस डी c माइनस। ठीक है, बहुत जरूरी है ये भी। अगला सवाल करते हैं, 1,25,000 की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती। 2 वर्ष में महीने कितने हो गए 24, 8 मासिक की कह रहा तो 8 8 8 के देखो 3 स्लैब बनी, यानी कि अल्टीमेटली 3 साल पे हमें काम करना है। देखो 12 महीने की रेट हमें दी थी 15, 8 महीने की रेट निकाल लें, यानी कि 15/12 गुणे हो जाएगा 8, 4 3 12 4 दूनी 8 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 दूनी
10% रेट आ गई। जैसे ही 10% रेट आ गई खुश हो जाना चाहिए। 3 साल का हमें ब्याज पता है 10% कितना होता है, 33.1% होता है। समझ में आ गई। यानी कि जो राशि दी गई थी, जो राशि दी गई थी उसका 33.1% हमें निकालना था। जीरो, और ये जीरो चला जाएगा इस। अब बचा क्या है, 331 गुणे 25 पंजे 125 कर लो। तो 5 एकम 5 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 5 तियां 15 1 16 हो गया। उन्हें 25 फिर कर दो, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 12 137 की 7 हो गया, हासिल लगा 13 हो गया। 25 छक्का 150, 150 10 160 163 हो गया, यहाँ से लगा 16 हो गया। 25 एकम 25 और 16 41 हो गया। यानी 41375 आंसर आ जाएगा। कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, यदि दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत इतना है तो इन दो संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो ऐसे सवालों को मोस्टली क्या करो ऑप्शन से। कैसे करते हैं, जैसे मान लो दो संख्याएं होंगी कोई भी, इनका सम अगर निकालते तो 145 में 2 का गुणा करते, 2 पंजे 10 हो गया, और 14 दूनी 28 1 29 हो गया, 290। अब देखो यहाँ से क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्रमागत है। जैसे ही हमने 9 किया ना, 9 किया, 9 ने 81 प्लस 11 11 में 121, तो 1 1 2 हो गया, 8 2 10 की जीरो, हासिल लगाए 202। हमने देखा कुछ कम रह गया। देखो इतना तो अंदाज लगा ही सकते हो, प्रैक्टिस करते करते इतना तो हो ही जाता है कि हम स्क्वायर करेंगे कहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हमने 11 का किया, 11 के बाद कौन सा नंबर आता है विषम निकालना, 13 आता है। 11 11 में 121 प्लस 13 तेरियम 169 होता। तो देखो 9 1 10 की जीरो, हासिल लगा 1 3 6 3 9 हो गया 290। यानी नंबर क्या आ रहा है 11 और 13, 11 और 13 जोड़ेंगे 24 हो गया, 24 बटे 2 करेंगे तो आंसर क्या आ गया 12। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो देखो मान लो कोई संख्या x थी, ये थी सम संख्या। ठीक है, विषम संख्या देखो या तो एक घटाने पर आ जाएगी और या तो एक जोड़ने पर आ जाएगी। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x अपॉन करेंगे 2, इसकी वैल्यू दी थी 145। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 290। कोई समस्या, 2 हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ देखो 1 1 2, ये भी 2 हो जाएगा। 2 यहाँ से ले लें कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 2 एकम 2 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 144, तो एक्स बराबर 12 आ गया। यानी कि संख्या क्या रही, 12 से 1 घटाएंगे 11, 12 में 1 जोड़ेंगे 13। समझ में आ गई बात, यहीं से आंसर निकाल लिया। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये है। यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुना के बराबर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो 750 मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस क्या था 750। अगर इस पर छूट दे देंगे 16% की तो ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। लेकिन वो कह रहा है विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 के बराबर। यानी कि अगर क्रय मूल्य सीपी मान लेते हैं तो क्रय मूल्य के 3/2 के बराबर आ गया क्या, विक्रय मूल्य। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 25 तियां 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। यानी कि 7 तियां 21, 21 दूनी 42, 420 रुपये क्या रहा होगा सीपी। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन सवाल है, यहाँ से करेंगे तो 2 तियां 6 हो गया, 5 से 3 गया माइनस का 2 हो गया, फिर यहाँ से देखो 6 तियां 18 हो गया। तो यहाँ से देखो बचा क्या, 5 गुणे 3 बटे क्या हो जाएगा 18, माइनस का 8/2 गुणे में माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 गुणे 4/3 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 3 6 18 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, और कुछ कटा नहीं कटा। यानी कि 5/6 माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस का 3 माइनस का 4 दूनी 8/3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम आ गया। यानी कि 5 प्लस 48 प्लस 18 माइनस का 3 दूनी 6 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ से डिफरेंस 2 आ गया, 5 2 7 हो गया, 8 7 15, यानी कि 55/6 आंसर आ गया। अगला सवाल, ए किसी कार का 60% भाग 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार का 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, शेष कार्य अकेले सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया गया, सी इसी कार्य के 1/2 भाग को कितने समय में पूरा कर देगा। देखो सिंपल सी बात, यहाँ से देखो 60% कह रहा है 6 दिनों में, हम यहाँ से 100% निकाले तो निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 1/10 गुना हो रहा है, यहाँ पर भी 1/10 गुना कर देंगे, यानी पूरा काम वो 10 दिन में कर रहा है।
ए पूरा काम कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था 15 दिन में। यहाँ से एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आ गया 10 तियाँ 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। 3 2 5 की इफिशियंसी से 3 दिन काम किया, यानी कि 15 काम कर लिया। काम बचा कितना है, 30 से 15 घटा दें, काम भी 15 बचा है। कितना बचा, 15 बचा। देखो लेकिन शेष काम 12 दिनों में कर रहा था वो, यानी कि 15 काम वो कर रहा था 12 दिनों में, और कह रहा है कि इसी कार्य के 1/8 भाग को, यानी कि 30 के 1/8 भाग को कितने दिनों में करेगा, ये हमें निकालना था। तो सिंपल सवाल था ना, बिल्कुल 1/8 हो जाएगा, यानी कि 15 दूनी 30 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, यानी कि 3 दिन में करेगा। ठीक है, कोई इफिशियंसी निकालने की जरूरत नहीं कि सी की भी इफिशियंसी निकालो फिर करेंगे, नहीं, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगला सवाल करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर इतना दिया है, तो 2 और ये इतना दिया बाई की वैल्यू। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, यहाँ से लिख सकते हैं x/y बराबर 2/3 लिख सकते हैं, रूट ले लिया। इसका इससे प्यार करा दो, इसका इससे करा दो, x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, बाई बराबर कितना आ गया, 6। अगला सवाल, किसी कार्य को पूरा करने में ए को बी से 10 दिन अधिक समय लगता है। उन्होंने 5 दिन तक कार्य मिलकर कार्य किया और कार्य का 8/15 भाग पूरा कर लिया। उस संपूर्ण कार्य को अकेले पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। देखो ये कॉपी में नोट कर लो सवाल, ये ऐसा सवाल है कि जो हमेशा ऑप्शन से किया जाता है, ये भी बता देंगे क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। तो देखो ऑप्शन पकड़ेंगे, पहला ऑप्शन पकड़ा 15, अगर बी ने मान लो 15 समय लिया होगा तो ए ने 25 लिया होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से टोटल काम कितना हो गया, 75 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 25 तियाँ 75, 15 पना 75, यानी कि 5 3 8 हो गया। 8 की इफिशियंसी से 5 दिन कार्य करता तो कितना करता, 40 काम करता। तो अगर 40/75 करेंगे तो 5 8 40 हो गया और 15 पना 75, यानी 8/15 आ गया 5 दिन में काम, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया, आंसर आ गया। देखो ऐसा होता क्यों, जैसे मान लो ए था बी था, बी अगर x दिन में करता तो ए करता है x+10 दिन में। अब यहाँ से देखो 5 दिन तक साथ मिलकर काम कर रहे थे, 5 दिन में मतलब उन्होंने कितना काम किया, 8/15 काम। अगर टोटल 15 काम मान लें तो 8 काम किया, यानी कि 8 काम 5 दिन में किया, तो 15 काम कितने दिनों में करेंगे दोनों मिलकर, 5/8 × 15, यानी कि 75/8 करेंगे। तो दोनों मिलकर टाइम आ गया, दोनों मिलकर 75/8 करेंगे। अगर यहाँ से हम निकालते दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो क्या आता है, x+10 गुणे x बटे आ जाएगा x+10 और प्लस का, समझ में आ गई बात, क्योंकि इनका एलसीएम लेते फिर इफिशियंसी निकालते, इफिशियंसी से भाग करते। तो देखो हमारे सामने क्या चीज आ जाती, x+10 बटे x और x+10 बराबर हो गया 75/8। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो यहाँ पर भी तुम या तो सॉल्व करो, सॉल्व करने बैठ जाओगे तो बहुत लंबा बनेगा जाके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऑप्शन पकड़ेंगे तो देखो यहाँ पर भी ये रखेंगे 15, 15 और 10 25 हो गया, और नीचे करेंगे देखो 15 और 15 और 10 कितना हो गया, 25 हो गया। तो ऊपर आ जाएगा 15 × 25/15, 25 40 हो गया, 5 तियाँ 15, 5 8 40, यानी 75/8 आ गया। यहाँ से भी सेटिस्फाइड कर गया, इसलिए हम ऑप्शन लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो ये नोट कर लेना। अगला सवाल, किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 120% के बराबर है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है किंतु विक्रय मूल्य समान रहता है, तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने % के बराबर है। देखो सीपी था 100, प्रॉफिट उसका कितना हो गया 120, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया 220। क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया, किंतु विक्रय मूल्य क्या रहा, समान रहा। क्या रहा, समान रहा। तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने % के बराबर है, यानी कि हमें विक्रय मूल्य यानी 220 के x% के बराबर हमें क्या रखना है, प्रॉफिट। तो यहाँ से देखो 0 हो गया, 2 से 2 गया 0, 2 से 1 गया, यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 500/11। ठीक है, 11 पन्ना 55 होता, ज़्यादा हो जाएगा, 11 चौक 44। जैसे ही 4 मिला हमें आंसर भी मिल गया, हमें दुनियादारी से क्या करना। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार को 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो
मैंने बहुत देखा है कि ऐसे सवालों में लोगों को दिक्कत रहती है। इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई 30 चीज़ें हैं, तुमने उसको दिया बेच, तुमने बेच दिया तो तुम्हें प्रॉफिट भी हो गया 8 चीज़ों का। यानी कि तुम अगर 8 कम भी बेचते ना तब तुम्हारा कोई नुकसान और घाटा नहीं होता। यानी कि इससे अगर 8 हम कम कर देते तो 22 होती वो संख्याएं। यानी कि उसने जो प्रॉफिट लिया है तो वो 22 संख्याओं पर निकालना पड़ेगा। बस ये सवाल होता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8 हो गया। यानी कि 400/11 करेंगे तो 11 तियां 33 हो गया। 3 मिला, आंसर मिल गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं इतनी और इतनी है, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो, जब तक आप लोग ये नंबर चेक करने जाओगे ना कि पाइथागोरस है कि नहीं है, तब तक तो आप निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, फार्मूला सभी को पता है। इसमें हीरोज फार्मूला अगर लगाते हैं S-A, S-B और S-C होता है त्रिभुज का एरिया, जहां पर S क्या होता है, भुजाओं का योगफल बटे 2। तो यहाँ से देखो योगफल निकालेंगे, 97 और 3 कितना हो गया, 100 हो गया। 3 2 5 600 आ गया, 660 हो गया। यानी कि 660/2 करेंगे 330 हो गया। अब यहाँ से करेंगे 330 गुणे ए माइनस करेंगे 330 से, अगर 60 माइनस कर देंगे 270 आ जाएगा। फिर गुणे करेंगे S-B, देखो 330 से 97 करेंगे, 10 से 7 गया 3 हो गया। और बचा कितना, 12, 12 से 9 गया 3 हो गया। फिर गुणा करेंगे S-C, यानी कि 330 से 303 घटाएंगे तो 10 से 3 गया 7 हो गया, यहाँ 2 बच गया। यानी कि इतना हमारा आ गया एरिया। ये किसके बराबर है, वर्ग के एरिया के बराबर है। तो यहाँ से देखो 33 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 27 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल 27 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 1 0 ये, 1 0 ये, तो 1 0 बाहर आ जाएगा, यानी 10 बाहर आ जाएगा। समझना बात को, यानी कि A² बराबर आ गया ये। तो A बराबर क्या होगा, यहाँ से क्या लिख सकते, 11 गुणे 3। यहाँ से लिख सकते हैं 9 3 27। यहाँ से देखो दोनों तरफ अगर हमने रूट लिया तो देखो 3 बाहर आ गया। बचा गया 11 ने में 99, देखो इसका भी 3 बाहर आ जाएगा। और बचा फिर क्या, देखो इसका 3 बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, केवल देखो 110 बचा है। समझ में आ गई बात। अब 110 अगर देखते ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ देखो 3 3 9 रूट 110 हो गया। और हमें चाहिए क्या, परमाप, यानी कि 4 का गुणा करना पड़ेगा दोनों साइड। 4 का गुणा करेंगे 9 चौक 36, आंसर आ गया। तो जब तक आप लोग चेक करेंगे ना तब तक तो आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगला सवाल करते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है तो उसकी लंबी भुजा के बीच की दूरी क्या होगी। देखो समांतर चतुर्भुज का एरिया सबको पता ना, बेस इंटू हाइट होता है। यानी कि B1H1 बराबर B2H2 हो जाएगा। तो देखो छोटी भुजा कौन सी है, 10। हाइट कितनी है, 6 है। बड़ी भुजा 15 है, इसकी हाइट हमें निकालनी थी, H2 लिखूँ। यानी कि यहाँ से 60 हो जाएगा, S2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। 5 सबसे छोटी अवाज संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो सबसे छोटी संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है, तो 5 आ गई। 3 2 5 5 10 हो गया, 10 7 17, 17 1 18, 10 28 हो गया, बटे 5 करेंगे तो यहाँ से 5 25, 5 छक्का 30, 5.6 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। यदि कोई दुकानदार 500 रुपए के अंकित मूल्य वाले पेन पर 30% की छूट देता है और फिर 10% की एक और छूट देता है तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो कितना सरल सवाल है। 30 10 40, 40 से 3 गया 37 हो गया। यानी कि हमें 500 का 63% निकालना था। यानी कि 5 गुणे 63, 5 15, 5 छक्का 30, 1 31। देखो कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। देखो 30% की छूट दी यानी कि 70% में बेचा, 10% की छूट दी यानी कि 90 में बेचा, तो ये 0 से 0 चला गया और 9 7 63 गुणे 5 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी हमने एक फार्मूला ये भी सीखा है कि अगर इनकी समतुल्य छूट निकालें तो ये होता है। तो हमने किया 30 10 40, 40 से 3 गया 37 आ गया, तो यानी कि इतने की तो छूट दे दी 100 में से, बचा क्या था 63%। तो हमने यहाँ से डायरेक्ट कर लिया था। तो जो भी तरीका सही लगता है वैसे करो। अगला सवाल। एक खिलौने का क्रय मूल्य इतना है। दुकानदार 12 खिलौनों को 20% के लाभ पर और 8 खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह 20 खिलौनों को 9% के लाभ पर बेचता तो उसके कुल लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता। देखो हम 375 की जगह मान लेते एक का 100 रुपये है, तो 20 वस्तुओं का कितना होता, इतना होता। 9% का प्रॉफिट लेते तो इतना प्रॉफिट आ जाता, टोटल प्रॉफिट बराबर 12 खिलौनों का क्रय मूल्य इतना होता, 20% का प्रॉफिट लेते इतना आ जाता। फिर 8 खिलौनों का क्रय मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया, 10% का लॉस हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से देखो टोटल
12 दूनी 24, 240 हो गया, यहाँ पर 80 हो गया। कितना डिफरेंस आया, क्योंकि ये लॉस वाला था तो 160 का आया, समझ रहे। लेकिन यहाँ से देखो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 180 का हुआ। हमारे हिसाब से बढ़ कितना गया, यहाँ 160 कर लो, हमारे हिसाब से बढ़ कितना गया, 20 बढ़ गया। यानी कि 100 की वैल्यू थी 375, क्या थी 375, हमें निकालनी थी 20 की वैल्यू, क्योंकि यही तो कह रहा है कुल लाभ पर क्या प्रभाव होता है। अब वो भी किस में पूछा था, रुपए में। तो 20 पंजे 100 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 2 बचा 55 25, यानी कि 75 रुपये क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। गीता ने एक बैंक में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने जमा किए। जिस ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, 1 वर्ष 6 माह के बाद अर्जित ब्याज क्या होगा। देखो बहुत सरल सवाल है। पहले साल के लिए रेट क्या रही होगी, 5%। फिर देखो 6 माह यानी कि रेट क्या हो गई होगी, आधी हो गई होगी, यानी कि 2.5% हो गई होगी। 5% को क्या ले सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, और 2.5% को 25 चौकू 100 यानी कि 1/40 लिख सकते हैं। तो पहली साल में 20 से 21 चीज पहुंच गई, दूसरी साल में 40 से 41 पहुंच गई। समझ में आ गया बात। यहाँ से करेंगे तो ये 800 हो गया, यहाँ से करेंगे 1 हो गया, और 4 2 6 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। कितना ब्याज मिला, 61 का। इसी 800 की तो वैल्यू हमें दी गई थी 64,000, हमें निकालनी थी 61 की वैल्यू। तो 2 जीरो चले गए, 8 2 64 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 8 संग 48 हो गया, यानी 4880 आंसर आ गया। कहाँ पर है ये। अगला सवाल। रवीना अपनी मासिक आय का इतना % बचाती है, उसकी मासिक व्यय 10% बढ़ जाता है तो एक महीने में इतने बचा पाती है, उसका मासिक आय क्या होगी। देखो 16 से ही 2/3% सबको याद होना चाहिए था, 1/6 होता है। यानी कि अगर मासिक आय 6 है, क्या आय तुम्हारी 6 है, तो बचत कितनी हो गई, बचत हो गई तुम्हारी 1। तो यानी कि खर्च कितना कर दिया उसने, 5। यानी कि इसको 50, 10 और 60 कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, 10% की बढ़ोतरी हो गई, यानी 50 का 10% निकालेंगे 5 आ जाएगा, यानी कि ये 55 हो गया। लेकिन आय उसकी सेम रही, तो अब उसकी बचत कितनी हो गई, 5 रुपये। तो देखो 5 रुपये बचत हो गई। यही तो कह रहा था 1275 की वैल्यू, हमें 60 की वैल्यू निकालनी थी। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 55 25, 55 25 हो गया, 0 6 पंजे 30, और 25 छक्का 150, यानी कि 15300 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। देखो ये नंबर दिए गए, इनका महत्तम समापवर्त x है। x का मान निम्न में से किन संख्याओं के बीच होगा। हमने इसमें 2 चीजें बताई थी, या तो केवल 2 नंबर पकड़ो, ये वो भाग विधि से कर लो, 767 और 103 में। तो यहाँ से देखो एक बार जाएगा, यानी कि 767 हो जाएगा, 13 से 7 गया 6 हो गया, 9 से 6 गया 3 हो गया, 9 से 7 हो गया 2 हो गया, यानी कि फिर से डिवाइड करेंगे 7 6 7 में। तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4 हो रहा है, 2 3 6, यानी कि 3 त्रिका 9, यानी कि 3 बार चला जाएगा। तो 3 छक 18 हो गया, 3 त्रिका 9, 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगाएगा 3 दूनी 6 7 हो गया, यानी कि 17 से 8 गया 9 हो गया। फिर यहाँ बचा कितना 5, फिर 59 से करेंगे 2 3 6, फिर देखो 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ गया 59। 59 किसके किसके बीच में आ सकता है, यहाँ से देखो 55 और 60 के बीच में आ सकता है। अब दूसरा तरीका हमने बताया था 76710032773, डिफरेंस वाला तरीका। देखो यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 13 से 7 गया 6 हो गया, 9 से 6 गया 3, 9 से 7 गया 2 हो गया, इनका डिफरेंस 0 7 7 और 2 से 1 गया 1 हो गया। फिर सबसे छोटा नंबर आया, ये सबसे छोटा नंबर आया, तो इसको 767 से माइनस कर देंगे। सबसे छोटा नंबर सबसे छोटे, 7 से 6 गया 1 हो गया, 6 से 3 गया 3 हो गया, और 7 से 2 गया 5 हो गया, 531। फिर से हम डिफरेंस कर देंगे सबसे छोटे वाले से 236, 11 से 6 गया 5 हो गया, और 12 बचा, 12 से 3 हो गया 9 हो गया, यहाँ 4 से 2 गया 295 हो गया। अब 295 में से फिर से सबसे छोटे वाले को 236 से कर देंगे, 15 से 6 गया 9 हो गया, 8 से 3 गया 5 हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है। देखो 2 से हमने निकाल लिया था ना भाग विधि से, तो तीसरा अपने आप कटेगा उससे, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता उसके पास कटने के अलावा। ठीक है, अगला सवाल। एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाती है तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय कर रही, तो यहाँ से चाल कितनी आ गई, ये भी तो निकाल सकते हैं ना। 1.4 किलोमीटर प्रति मिनट में आ गया। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो अपॉन 60 करना पड़ेगा, यानी कि 60 ऊपर चला जाएगा, गुणे 60 कर देंगे, 14 से 84 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी
चाल थी। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो गई, यानी कि 4 की कमी होगी तो अब कितनी बची, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में, यानी 14 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये समय निकल आएगा। ये आएगा किस में, घंटे में। हमें चाहिए क्या, ऑप्शन देखो क्या करे, 60 का गुणा कर दे, 20 तियाँ 60 हो गया, 20 चौकू 80 हो गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि 21/2 आ गया, यानी कि आंसर आ गया दूसरा। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। संख्याएं 15, 20, 25, 30 का एलसीएम और एचसीएफ का योग ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले बात है एचसीएफ, तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3, 5 गुणे 4 और 5 गुणे 5 और 5 गुणे 6। तो यहाँ से देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा, 5 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा किसी में भी। तो देखो 5 किसी में इन द सेंस सब में होना चाहिए वो नंबर, तो एचसीएफ आ गया हमारा, एचसीएफ 5 आ गया। तो एलसीएम देखो 5 तो सब में आएगा ही आएगा। हमने क्या बताया, लिखते जाओ काटते जाओ, जैसे 5 कट गया सबसे, अब लेंगे 3 का नंबर, 3 का लिखेंगे यहाँ पर, 3 देखो यहाँ से कट गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया। फिर लेंगे क्या 4, 4 क्यों 2 ले लो, तो 2 लिया, यहाँ से देखो 4 लेंगे, 4 में तो 2 होगा ही होगा, तो यहाँ से 4 लिख लेंगे, बचा एक 5, ये हो गया। इनका योग बताना था, यानी 5 चौकू 20 हो गया और 5 तियाँ 15 दूनी 30, यानी कि 300 प्लस 5 कर देंगे, 305 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है, यदि इसकी चाल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में ऐसा कितना समय लगेगा। देखो सिंपल सी बात है, फिर से हमें निकालनी पड़ेगी क्या चाल, यानी कि 56/40, ये क्या आ गई स्पीड, लेकिन यहाँ मिनट में था, घंटे में हमें बढ़ाना है स्पीड, तो घंटे में बढ़ाने 60 से भाग करेंगे तो 60 ऊपर चला गया, 20 तियाँ 60 हो गया और 20 दूनी 40 हो गया, यहाँ से करेंगे 28 दूनी 56 हो गया, यानी कि 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, 84 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई। 9 की कमी की गई, यानी कि 84 से अगर 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से देखो 225 से जाना था, 75 की चाल से जाना था, तो 25 तियाँ 75, 25 नए में 225, 3 त्रिका 9, यानी कि 3 घंटे का समय लगेगा। अगला सवाल करते हैं। चलिए 6 दिसंबर की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।